डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज, चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एंड फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी है वो हार्डी वीन वर्ग ला के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और कोई भी जंतु होता है उसकी जीन फ्रीक्वेंसी अगर वो हार्डी वीन वर्ग ला के अनुसार अगर कार्य करती है तो वो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। कहने का मतलब है कि यदि कोई भी पॉपुलेशन है उसमें किसी भी प्रकार का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो वहाँ की कोई जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। और वो इवोल्यूशन तब नहीं होगा जब वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी, वहाँ पर किसी भी प्रकार का म्यूटेशन नहीं होगा और वहाँ पर जो मेटिंग है वो नॉन रैंडम प्रकार की होगी। इस प्रकार की जब कंडीशंस होगी, हार्डी वीन वर्ग ला के नियम के अनुसार जो कंडीशंस होगी, उस कंडीशंस के अनुसार जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन बड़ी है, नॉन रैंडम मेटिंग है और वहां पर किसी भी प्रकार का म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है कि इवोल्यूशन अगर नहीं हो रहा है तो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। इसलिए अपन आज यहाँ पर ये जानेंगे कि जीन फ्रीक्वेंसी होती क्या है और कैसे वो इवोल्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो यहाँ पर अपने डेफिनेशन लिख रखी है, जीन फ्रीक्वेंसी और एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील वेरिएंट ऑफ जीन at a particular locus in a population expressed as fraction और percentage। पहली बात तो ये कि जीन फ्रीक्वेंसी और एलेलिक फ्रीक्वेंसी एक ही होती है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है या एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? एक पर्टिकुलर एलील की। जो एलील पर्टिकुलर एलील की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और वो एक जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर लोकस के ऊपर मिलता है। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। प्रत्येक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होती है, ये लोकेशन है जीन की। तो क्रोमोसोम के ऊपर जहां पर जीन उपस्थित होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? लोकस। एक पर्टिकुलर लोकस के ऊपर क्या है? जीन स्थित है। और प्रत्येक जीन के दो वेरिएंट होते हैं, मतलब एक जीन है वो जो पर्टिकुलर कार्य करती है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, जिस कैरेक्टर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन की हर एक जीन की दो वेरिएंट मिलती है, दो फॉर्म में मिलता है वो। एक जिसको अपन कहते हैं कैपिटल में और एक को स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग की हाइट का कैरेक्टर है। ये जो यहाँ पर जो जीन स्थित है वो किस पर स्थित है? लोकस पर। उस लोकस के ऊपर जो जीन है टॉलनेस की या ह्यूमन बीइंग की हाइट के रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उसको अपन ने टी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब वो जो जीन है वो दो फॉर्म में मिलती है, एक तो कैपिटल टी में, एक स्मॉल टी में। यानी ये वाली तो अपना कैरेक्टर है वो शो करती है, कौन सा? डोमिनेंट कैरेक्टर। और ये इसके लिए क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये दोनों क्या कहलाती है? एलील। तो प्रत्येक जीन की दो वेरिएंट होती है, एक को अपन कैपिटल में डोमिनेंट में शो करते हैं और दूसरा होता है रिसेसिव में। ये जो एलील है इनकी उस पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उसी को अपन क्या बोलते हैं? जीन फ्रीक्वेंसी या एलेलिक फ्रीक्वेंसी। तो अपन ने यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखा? जीन फ्रीक्वेंसी और एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील एट ए पर्टिकुलर लोकस। इस लोकस के ऊपर इन ए पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन और परसेंटेज, जिसको अपन फ्रैक्शन में या परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे एक शब्द और आ गया, क्या आ गया? पॉपुलेशन, ठीक है। तो पहले अपन ये जानेंगे कि पॉपुलेशन क्या है। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन की अपन यहां पर डेफिनेशन लिख रखी है, ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज that are found in the same area and can interbreed। यानी किसी भी स्पीसीज की वो पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है और आपस में सक्सेसफुल ब्रीडिंग करती है, वो क्या कहलाती है? उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। फिर अपने एलील के लिए अपने एक डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, एन एलील इज ए वर्जन ऑफ ए जीन, ए हेरिटेबल यूनिट दैट कंट्रोल्स ए पर्टिकुलर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
मतलब एलील वो है जीन का वेरिएंट एलील जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार से ये जीन फ्रीक्वेंसी है। और इस जीन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ एलील एट ए पर्टिकुलर लोकस। उस लोकस के ऊपर जिस एलील की अपन फ्रीक्वेंसी जानना चाहते हैं, मान लीजिए कैपिटल टी की जानना चाहते हैं या स्मॉल टी की जानना चाहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलील एट ए पर्टिकुलर लोकस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉपी ऑफ जीन। तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ कॉपी ऑफ जीन कितनी है उसका अपन डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, जीन फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से अपन जीन फ्रीक्वेंसी है वो ज्ञात कर सकते हैं। और ये जीन फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही होती है किसी भी पॉपुलेशन में तो अपन ये मानेंगे कि वहां पर इवोल्यूशन हो रहा है। अब अपन इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर जो टोल इंडिविजुअल है वो है 320 और हेटेरोजाइगस वो है 160। ठीक है, या इसका अपन जीनोटाइप लिख देते हैं, कैपिटल टी 320, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हेटेरोजाइगस 160 और रिसेसिव है वो 20। ठीक है, तो ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये अपने पास में क्या है, जीनोटाइप है उसका। और ये टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उस पॉपुलेशन के अंदर 320 क्या है, कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट, 160 क्या है, हेटेरोजाइगस है, और केवल जो 20 है वो क्या, होमोजाइगस रिसेसिव है। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हो गए, 500। लेकिन नंबर ऑफ जीन कितनी हो गई, क्योंकि यहां पे देखिए अपन ने ये एक वेरिएंट है, दूसरा वेरिएंट ये है, तो नंबर ऑफ जीन इस पॉपुलेशन में कितनी होगी, इंडिविजुअल्स तो कितने हैं, 500 है, लेकिन नंबर ऑफ जीन कितनी होगी, 1000, क्योंकि डिप्लॉयड है, बिकॉज ऑफ डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीन कितनी होगी, 1000। सो 1000 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीन है। अब मान लीजिए अपने को इस कैपिटल टी इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी की हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल है ये। अभी मैं हार्डी वीनबर्ग लॉ के अनुसार नहीं बता रहा हूं आपको। 320 है, यहां पे 320 है, ये होमोजाइगस बता रखा आपने, तो 320 और डबल है, क्योंकि यहां पर एनिमल क्या है, डिप्लॉयड है, तो नंबर ऑफ जीन क्या हो जाएगी, डबल। तो 320 प्लस 320, और यहां पर भी कैपिटल टी दिखा रहे हैं, तो उसमें कितनी है, 160। तो क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी कितनी है, 160। तो ये आ गया 160। तो ये आता है 600, 700 और 800 जीन आ गई, 800। अब ये 800 टोटल कितने में से, 1000 में से। तो यहां पर अपन 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 80, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.8, यानी 80%। अगर इसको परसेंट में लिखेंगे तो अपन 80% लिखेंगे, नहीं तो 0.8 फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो अब स्मॉल टी की अपन देखेंगे तो यहां पे स्मॉल टी देखिए कितना, 160, यहां पर है 160, और यहां पर कितना है, 20। तो 20 स्मॉल टी और फिर 20 स्मॉल टी,
यानी 20 प्लस 20 ये आ गया 200। और टोटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ जीन कितनी है 1000। तो ये आ गया आपका 0.2 फ्रैक्शन में, और अगर परसेंटेज में निकालोगे तो ये 20%। तो इस प्रकार से अपन ने कैपिटल टी और स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी निकाली है। अब अगर अपन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी देखें, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी तो एक पर्टिकुलर एलील की निकलती है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये जीनोटाइप की कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है। अभी अपन ने निकाली वो केवल एक टी की निकाली है और एक स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी निकाली है। जब अपन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यहां पर देखिए अपन ने एक जीनोटाइप दे रखा है। इस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कैपिटल टी, इस प्रकार के एनिमल कितने हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी की अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसकी, यहां पे देखिए ये जो इंडिविजुअल है कितने हैं 320, कितने में से हैं, टोटल इंडिविजुअल कितने हैं 500, तो ये 500 आ गया। अगर आप इसकी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 160 अपॉन 500। स्मॉल टी की निकालोगे तो 20 अपॉन 500, तो ये आता है 320 है, तो ये आता है 0.64। ठीक है, आप इसमें अगर भाग देंगे तो ये आएगा 0.32 और यहां पर आप करोगे तो 0.04। तो ये आ गई इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मतलब अपन ने एक जो पॉपुलेशन ली है, वो पॉपुलेशन में एक पॉपुलेशन का उदाहरण लिया अपने यहाँ पे, उस एग्जाम्पल के अंदर अपन कैपिटल टी देखें तो 320 जंतु है, हेटेरोजाइगस 160 है और रिसेसिव होमोजाइगस कितने 20। तो टोटल इंडिविजुअल कितने 500। अब 500 के अंदर से और टोटल नंबर ऑफ जीन कितनी हो गई, डिप्लॉयड है तो 1000। तो ये अपन ने निकाली फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ये निकली है इस जीनोटाइप की, इस जीनोटाइप की, इस जीनोटाइप की, इस तरीके से ये निकलती है फ्रीक्वेंसी। इसमें अपन ने टोटल नंबर ऑफ एनिमल अपॉन टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप और नीचे लिख लिया अपन ने टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये आ गया इसका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अगर इसको परसेंटेज में लिखें तो 64 और 32 और 0.04%, तो ये आपके 100 आता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका परसेंटेज में। अब मान लीजिए इसी पॉपुलेशन की अपन फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालें। फिनोटाइप में क्या होता है कि बाहर से देखने पे अपने को पता चलता है कि जंतु की अपने यहाँ पर हाइट का कैरेक्टर ले रखा है, तो हाइट के कैरेक्टर में अपन हाइट को देख करके ये नहीं बता सकते कि जीनोटाइप क्या है उसका। यहाँ तो अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जीनोटाइप है, इसलिए अपने को पता चल रहा है कि ये जंतु है वो क्या है टोल है, और ये वाला ड्वार्फ है, बोना है। तो मान लीजिए ये अब अगर आप फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालो तो फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी किसकी निकालेंगे, फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी किसकी, टोल की। अब टोल टोटल कितने हैं 3, ये भी लंबाई में लंबे और ये भी क्या हेटेरोजाइगस है, क्योंकि यहां पर कैपिटल टी है, इसका मतलब ये भी क्या है लंबाई में लंबे हैं। तो ये टोटल कितने हो गए 480, 480 कितने में से है 500 में से, तो ये आता है लगभग 0.96 का आएगा। ठीक है, और अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो इसको 96%। इसी तरीके से जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है, यानी जो लंबाई में कम है, ड्वार्फ है, जो बोने, वो कितने आ गए, यहां पर 20 लिखा रखे तो 20/500, तो ये आता है आपके 0.4%। तो ये टोटल आप करोगे तो ये 100। तो अपन ने यहाँ पर तीनों एक एग्जांपल से अपन ने तीनों की फ्रीक्वेंसी निकाली है। कौन सी, जीन फ्रीक्वेंसी भी निकाली है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी निकाली है और फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी में केवल उस एलील की निकालनी है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में अपन ने
यहां पर जीनोटाइप दिया हुआ है उससे निकालनी है। और थर्ड जो आपने जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाली है तो वहां पर जीनोटाइप दिया हुआ है और फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी में कितने लंबे हैं और कितने बोने हैं, उस प्रकार से अपन यहां पर ये निकाली है, वो क्या है, फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद में एक एग्जांपल अपन मेंडल के नियम के अनुसार लेते हैं, नहीं सॉरी हार्डी वीनबर्ग के अनुसार। तो हार्डी वीनबर्ग ने अपना जो लॉ बताया था, उस लॉ में क्या बताया गया है कि अगर अपन एलिलिक लेवल पे लेंगे, ये हार्डी वीनबर्ग लॉ, हार्डी वीनबर्ग लॉ, हार्डी वीनबर्ग लॉ क्या कहता है कि P प्लस क्यू इजकल टू 1 होता है एलिलिक लेवल पर, एलिलिक लेवल पे, ठीक है। P किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डोमिनेंट एलील को, और Q रिप्रेजेंट करते हैं रिसेसिव एलील को। P प्लस क्यू इजकल टू 1 एलिलिक लेवल पे। तो ये एलिलिक डोमिनेंट एलील हो गया, डोमिनेंट एलिलिक फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, रिसेसिव एलिलिक फ्रीक्वेंसी, और इनका टोटल कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से अपन ऑर्गेनिज्म लेवल पे ले तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, डोमिनेंट एनिमल की, ये टोटल किसकी, डोमिनेंट की, और ये किसके, रिसेसिव की। तो इसका भी प्लस क्या होगा, 1। तो ये दो इक्वेशन बता रखिए किसे, हार्डी वीनबर्ग लॉ से। अभी अपन ने जो पहला एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल किस पे लिया, सिंपल कैलकुलेशन से। ये ही जीन फ्रीक्वेंसी अपन हार्डी वीनबर्ग लॉ के अनुसार भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर अपन ने एक एग्जांपल दे रखा है, ये ह्यूमन बींग्स बना रखे हैं अपन ने, ये ह्यूमन बींग्स बना रखे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इनका जीनोटाइप लिख रखा है यहाँ पे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनका अपन ने यहाँ पे जीनोटाइप लिख रखा है। अब मान लीजिए अपने को ये पता है कि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी, कैपिटल टी की। इस कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो अपन इसको टी एफ लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी। अब यहां पर काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहां पर कैपिटल टी है, ठीक है। और यहां पे अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग कितने दिखा रखे हैं यहां पर, मनुष्य कितने दिखा रखे हैं, 8, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जीन कितनी है, डबल, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, क्योंकि जीन के 2 वेरिएंट है। तो यहां पे टोटल कितना हो गया, 8 का 16 हो गया। तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 16 पंच 80, 0.5। ये इसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी आ गई किसकी, कैपिटल टी की। और कैपिटल टी को ही अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, पी से। तो ये आप मान लीजिए कि पी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। अब अपने पास में फॉर्मूला दिया हुआ है कि P प्लस क्यू इजक्वल टू 1, P प्लस क्यू इजक्वल टू 1। अब अपने को P दिया हुआ है तो ये यहाँ पे 0.5 प्लस क्यू इजक्वल टू 1, तो Q निकाल सकते हैं अपन 1 माइनस 0.5 इजक्वल टू, इसकी भी कितनी आ गई, 0.5। तो Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल t को, तो इसकी भी कितनी आ गई, 0.5। तो ये दोनों की आ गई। और अब P प्लस क्यू इजकल टू 1 करोगे आप, P प्लस क्यू इजकल टू 1, तो 0.5 प्लस 0.5 इजकल टू 1। तो इस प्रकार से अपन इसकी वो हार्डी वीनबर्ग लॉ के अनुसार भी अपन ने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के देखी है एलील की। अब अपन ने जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं जो अपने पहले एग्जांपल से। तो यहाँ पर देखिए जीनोटाइप, देखिए यहाँ पर भी जीनोटाइप क्या है, 3 प्रकार का है, ये लो, ये और ये 3 प्रकार के। ये कितने हैं, 1 2।
यानी होमोजाइगस डोमिनेंट कितने 2 है, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे 8, तो ये आपके आता है 0.25 परसेंटेज में अगर अपन इसको करेंगे तो 25% लिख सकते हैं। इसी तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेटेरोजाइगस है उसका जीनोटाइप कितना होगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4/8, तो ये आ गया 0.5 या 50%। स्मॉल टी की जीनोटाइप का भी निकाल सकते हैं अपन, कैसे 1 और 2 है, कितने में से 8 में से, तो ये भी कितना आ गया 0.25। तो यहां पर अगर आप इसको परसेंटेज में करोगे तो 25% और इनका टोटल करोगे तो भी क्या आएगा 100। तो ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अगर अपन फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालें कि बाहर से देखने पे कैसा दिखाई देता है, अब मान लीजिए अपने पास में ये नहीं है, ये जीनोटाइप, ये वाला जीनोटाइप नहीं है, केवल अपने को ह्यूमन बीइंग दिखाई दे रहे हैं, और ये यहाँ पर अपने कैरेक्टर लिया हाइट का, तो यहाँ पर लंबे कौन कौन से हैं, देखिए ये लंबा है, ये भी लंबा है 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी टोल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जीनोटाइप फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी कितना होता है 6/8, तो ये आ गया 0.96%, 0.96 नहीं 0.96 नहीं आएगा, ये आएगा 756.75, ठीक है। और ड्वार्फ की अपन निकाले तो यहाँ पर कितने 1 और 2, तो 2/8 = 0.25, तो इसका टोटल भी क्या होगा 100। तो कहने का अर्थ है कि अपन इस प्रकार से जीन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसके द्वारा मैंने आपको जीन फ्रीक्वेंसी समझाई है। अब देखिए अपन कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, 16% होमोजाइगस, एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 16% तो क्या होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म है। क्या कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, व्हाट परसेंट आर होमोजाइगस, व्हाट परसेंट ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 16% तो क्या बताया इन्होंने, 16% तो क्या बताया होमोजाइगस रिसेसिव बताया, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब व्हाट परसेंट ऑफ होमोजाइगस, इसमें से होमोजाइगस डोमिनेंट कितने, तो अपने पास में दिया हुआ क्या है, देखिए 16% होमोजाइगस दिया हुआ है, पी स्क्वायर अपने देखा P प्लस Q = 1, और दूसरी इक्वेशन में अपन ने देखा P² प्लस Q² प्लस 2PQ = 1। ये दो इक्वेशन है अपने पास में, ठीक है। अपने को दिया क्या है, अब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म लेवल पे पूछा है इसने, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन काम आएगी। अगर केवल एलिलिक रिएक्शन, एलिलिक के बारे में पूछता, एलिल के बारे में पूछता तो ये वो इक्वेशन काम आती। अब मान लीजिए इसने Q² तो दे रखा है 16% होमोजाइगस, 16% होमोजाइगस रिसेसिव है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये वाला हेटेरोजाइगस है, और ये Q² क्या है, ये है होमोजाइगस रिसेसिव। इसका मतलब इसने दे क्या रखा है, होमोजाइगस रिसेसिव दे रखा है, ये वाला दे रखा है Q², तो Q² का वैल्यू क्या है 16%, यानी 16% का मतलब ये आ गया, यानी 0.6,
क्यू स्क्वायर का मान आ गया 0.16, तो क्यू का मान क्या आ जाएगा 0.6 यानी 0.4, ये आ गया अपने क्यू का मान। पूछा क्या व्हाट परसेंट ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। अब होमोजाइगस डोमिनेंट कौन से है, ये वाले होमोजाइगस डोमिनेंट, ये निकालने हैं। रही बात इसकी, इसके बारे में अभी इसने पूछा भी नहीं है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू अपन ने फॉर्मूला लिखा है। पी स्क्वायर होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर होता है होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हेटेरोजाइगस है। क्यू स्क्वायर, क्यू की अपन ने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब इसने पूछा क्या व्हाट परसेंट ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट ये है, आपने को निकालना क्या है, ये निकालना है पी स्क्वायर। क्यू अपन ने निकाल रखा तो अपन पी निकाल सकते हैं, तो पी प्लस क्यू इजकल टू 1 और पी इजकल टू 1 माइनस क्यू लिखेंगे तो क्यू का मान कितना निकाला है 0.4, तो ये आ गया 0.6। जब क्यू का मान जब पी का मान 0.6 आ गया तो निकालना क्या है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर निकालोगे तो आप क्या करोगे 0.6 इंटू 0.6, ये आ गया 0.36। तो इस प्रकार से अपन ने क्या निकाल लिया होमोजाइगस डोमिनेंट। तो यहां इस पॉपुलेशन के अंदर एक ही चीज का अपने को पता था, क्या कि 16% होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म है केवल, और अपने को निकालना क्या होमोजाइगस डोमिनेंट। ये अपने को दिया हुआ है, ये अपन ने निकाल लिया, तो अपन इसको अब 2pq को करके अपन ये भी निकाल सकते हैं कितने हो गए, क्योंकि 2pq अगर आप मान लीजिए ये और पूछता है कि हेटेरोजाइगस कितना है, तो 2pq निकालना है, तो 2 इंटू p का मान अपन ने देखा है अभी 0.6, और 0.4 किसका निकाला है क्यू का, ये 0.4, तो ये इसका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको, ये बहुत ही अगर एक बार अगर समझ में आ जाता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस प्रकार से अपन इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन है 19% of population show the dominant phenotype, 19% show dominant phenotype, ठीक है। नाइनटीन परसेंट शो डोमिनेंट फिनोटाइप। व्हाट इज द डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी, क्या बताया इसने 19% शो डोमिनेंट फिनोटाइप। व्हाट इज द डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी, देखिए पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, क्या दिया है इसने डोमिनेंट फिनोटाइप। अब डोमिनेंट कौन सा है, ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, क्योंकि यहां पर p क्या है डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्यू किसको करता है रिसेसिव को। इसका मतलब यहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर है वो परिलक्षित होगा, तो इससे क्या होगा ये वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 19%, प्लस क्यू स्क्वायर आपको दिया नहीं है। पूछा क्या व्हाट इज द डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी। अब डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी में आपको सबसे पहले क्या क्यू स्क्वायर निकाल लीजिए, क्यू स्क्वायर आ जाएगा 19% है तो इसको अपन कर लेते हैं 0.19, ठीक है। तो 1 माइनस 0.19 ये आ गया 0.81, तो क्यू क्या आ जाएगा 0.81 का अंडर रूट, ये आ गया 0.9, ये 0.9 तो क्या आ गया क्यू, इसका मान आ गया। अब इसका मान जब क्यू का मान आ गया तो अपन पी का निकाल सकते हैं, पी इजकल टू 1 माइनस क्यू होता है, तो ये आ गया 1 माइनस 0.9 इजकल टू 0.1, तो ये आ गया 0.1। अब अपने पास में क्यू भी आ गया और पी भी आ गया। अब पूछ क्या रहा है व्हाट इज द डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी,
व्हाट इज द डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी, तो ये डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, पी, ये आ गया 0.1, तो ये डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी आ गई। जबकि अपने पास में दिया क्या हुआ है, डोमिनेंट फिनोटाइप दिया हुआ है, केवल जीनोटाइप ही नहीं दिया हुआ है। यहां केवल बाहर से देखने पे पता चल रहा है कि 19% है वो डोमिनेंट फिनोटाइप है, और उस डोमिनेंट फिनोटाइप की इसने क्या पूछ ली, एलीलिक फ्रीक्वेंसी पूछ ली। तो अपन ने यहां पर क्या निकाल लिया, मतलब पूछा क्या है इसने, पी पूछा है, और पी का मान इस प्रकार से ये निकल जाता है। तो ये है कुछ कैलकुलेशंस है जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी का। अब अपना इसके अंदर एक रहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी को कौन कौन से फैक्टर है वो प्रभावित करते हैं। कौन सा होता है, म्यूटेशन, म्यूटेशन के बाद में आता है माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सिलेक्शन, और पांचवा है इसमें नॉन रैंडम मेटिंग, नॉन रैंडम मेटिंग। अभी अपन ने क्या जाना था, जीन फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो जीन फ्रीक्वेंसी किस किस से प्रभावित होती है इन्वायरमेंट के अंदर। सबसे पहला म्यूटेशन है। अब किसी भी म्यूटेशन क्या है, चेंजेज इन द डीएनए सीक्वेंस, डीएनए की जो सीक्वेंस होती है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज आ जाता है तो अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशंस कहते हैं। अब उस म्यूटेशंस के द्वारा अगर कोई जीन अगर चेंज हो गई, P + Q = 1 है। अब P का मान चेंज हो गया या Q का मान चेंज हो गया, कोई भी एक एलील है वो अगर एक कैपिटल A है वो स्मॉल b में चेंज हो गई, या स्मॉल b है वो कैपिटल A में चेंज हो गई, तो क्या होगा, पूरी की पूरी अपनी कैलकुलेशन बदल जाएगी। और लास्ट में आप मान लीजिए 50% ही है और 50% ही है, 100%, मान लीजिए ये 50-50 है और ये 50 है। अब इसका एक इसमें कन्वर्ट हो गया या ये एक इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी एक हो जाएगा 49 और एक हो जाएगा 51। फिर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज मिलेगी। इसका मतलब म्यूटेशंस है वो जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और तभी इवोल्यूशन होता है। माइग्रेशन भी दो प्रकार का है, एक तो होता है ई माइग्रेशन और एक बोलते हैं अपन इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन में क्या होता है, एक पॉपुलेशन है वो अगर कहीं जाकर के दूसरी जगह चली जाती है तो इसको अपन क्या कहेंगे, ई माइग्रेशन हो गया ये, ठीक है। जब ई माइग्रेशन होगा तो एक पॉपुलेशन अगर किसी दूसरी पॉपुलेशन में अगर जाती है, कुछ एनिमल्स एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पे जाएंगे तो वो अपना कैरेक्टर क्या करेंगे, दूसरी पॉपुलेशन में ले जाएंगे यहाँ की जीन फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि उनका अपना एक कोई कैरेक्टर है विशेष, तो वो इस पॉपुलेशन में जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे। यही एनिमल अगर वापस यहाँ आ जाते हैं तो इसको अपन क्या कहेंगे, इमाइग्रेशन, वापस लौट के आ जाते हैं तो वो क्या है, इमाइग्रेशन। अब यहां से जो कैरेक्टर लेकर के आए हैं तो वो अपनी पेरेंट पॉपुलेशन के अंदर वापस फिर रिप्रोडक्शन करेंगे तो फिर यहां पर वो मिक्स कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि माइग्रेशन भी क्या करता है, जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा भी, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, जो सडन चेंजेस इन द जीन फ्रीक्वेंसी, इसको अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। यद्यपि इसका इवोल्यूशन में इतना बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं है। कोई भी अर्थक्वेक आता है या पानी के अंदर मान लीजिए टाइड्स जो आती है, जिससे क्या होगा कि काफी जंतु एक साथ ही खत्म हो जाते हैं, कुछ एक जंतु बचते हैं, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो गया, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। मान लीजिए ये एक छोटी सी पॉपुलेशन है, फील्ड के अंदर एक छोटा सा पोर्शन है, और अगर वहां पर एक व्यक्ति बार बार अगर उसी स्थान पे घूम रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, छोटी पॉपुलेशन है। क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट कब होता है, केवल
जब पॉपुलेशन होती है स्मॉल पॉपुलेशन पे ही ये कार्य करता है। तो जैसे मान लीजिए आदमी घूम रहा है और उसने अपने पैर बार बार में यहाँ पर रख दिए, तो आधे इंडिविजुअल को तो वो खत्म कर देगा। तो आधे इंडिविजुअल को खत्म कर देगा तो 50% या 40% बचेंगे। तो जो 40% बचेंगे उनके जो कैरेक्टर है अब केवल वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो यहां पर भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। सिलेक्शन का मतलब है नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन भी क्या करता है, वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है उसके द्वारा भी है वो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। नॉन रैंडम मैटिंग इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जीन फ्रीक्वेंसी के लिए। एक होता है रैंडम मैटिंग, कोई भी जंतु किसी भी जंतु के साथ में अगर पेयरिंग करता है तो उसको अपन बोलते हैं रैंडम मैटिंग, किसी भी जंतु के साथ में। इक्वल मैटिंग होती है तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर नॉन रैंडम मैटिंग होती है यानी पेयर्स बन जाते हैं, जंतुओं के आपस में क्या बन गए, पेयर्स बन गए। तो पेयर्स अगर बन गए तो पर्टिकुलर जीन है वो उसको बढ़ावा मिलेगा। मान लीजिए कोई जंतु की अगर पेयरिंग में फिक्स है, ठीक है, नॉन रैंडम मैटिंग हो रही है, जंतुओं का आपस में पेयरिंग हो गई कि ये जंतु इसके साथ रिप्रोडक्शन करेगा, ये जंतु इसके साथ रिप्रोडक्शन करेगा, तो एक एक प्रकार के रिप्रोडक्शन से क्या होगा, वहां पर एक पर्टिकुलर जो जीन है वो ज्यादा फ्लो करेगी, उसका जीन फ्लो ज्यादा होगा और जिससे क्या होगा, उसकी जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर है जो जीन फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं। तो आज का अपना ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी, इसका इवोल्यूशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ पर आज अपन ने इसका कैलकुलेटिंग पार्ट है वो डिस्कस किया है कि किस प्रकार से जीन फ्रीक्वेंसी को अपन कैलकुलेट करते हैं और किस प्रकार से वो है वो इवोल्यूशन में अपना रोल अदा करती है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स।